हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फर्स्ट एकेडमी पे स्वागत है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो टीचर भर्ती के लिए और असिस्टेंट टीचर के लिए जो मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का सिलेबस उसको पूरा कंप्लीट करने का। उस सीरीज में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर में टोटल जो है 11 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर को हम पढ़ें कैसे? देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को टाइप वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक पार दिया है। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे सब टाइप वाइज। सब टाइप वाइज कहने का मतलब है कि अगर हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक मतलब पहला टाइप बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन, तो हम देखेंगे कि इस जो चैप्टर है, सॉरी, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में टोटल और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सब टाइप वाइज को भी हम बिल्कुल पहले बेसिक से पढ़ेंगे, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि लेवल वाइज क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं तो हम तो पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। उसके बाद पहला टाइप से हम ये देखेंगे कि जो हमारे अभी सीजी वाइपा में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 6 पैटर्न में, पहला पुट वाला क्वेश्चन, दूसरा सही जोड़ी मिलाओ, तीसरा जो है कथन और कारण, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम टाइप वाइज देखते चले जाएंगे। तो देखो, अभी जो सीजी वापम में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं और जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उन सारे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ना उसकी सारी थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखो, क्वेश्चन जो आ रहा है वो टफ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन टफ इस कारण लग रहा है क्योंकि एक तो क्वेश्चन को लेंदी बना दे रहे हैं, लेंदी बनाने के साथ साथ ही एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं। लेकिन वो एकदम टफ नहीं है, वो बेसिक चीज से ही पूछ रहा है। किसी में थ्योरी पूछ दिया है, किसी में फार्मूला बेस पे पूछ दिया है, तो आपको ना सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं। बेसिक चीजें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी जो सीजी वाईपम का पैटर्न चल रहा है, उसमें जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो होता क्या है? तो रेशियो जो है दो या दो से अधिक, रेशियो दो या दो से अधिक सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को बताता है। रेशियो क्या बताता है? रेशियो दो या दो से अधिक सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को बताता है। रेशियो से हमें ये पता चलता है कि एक राशि की इतनी होने पर दूसरी राशि कितनी होगी, या फिर रेशियो से हमें इस बात का भी पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5, तो आप बोलोगे सर यदि ए का हिस्सा 3 है तो बी का हिस्सा कितना होगा? 5 है। तो आप बता पाए कि ए के 3 होने पर बी कितना होगा? बी का हिस्सा 5 होगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूं ए बटे बी इज इक्वल टू 2/3, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी इंटू 2/3। तब तब आप क्या बता पाओगे? तब आप बताओगे कि सर ए जो है बी का 2/3 गुना है। तो हम रेशियो से क्या क्या बता पाते हैं? रेशियो से दो चीज बता पाते हैं, एक तो एक राशि कितनी होने पर दूसरी राशि का हिस्सा कितना होगा, या फिर एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। ठीक, अब देखते हैं रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रेशियो को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला, कोलन के साइन के द्वारा, कोलन के साइन के द्वारा। अब कोलन का साइन कौन सा है? जो ब्रैकेट में दो बिंदु लिखा हो ना, वही कोलन का साइन है। अगर हमको दो सजाती राशि ए और बी दे दे, एक राशि ए और एक राशि बी, और इनके बीच में अगर मैं दो बिंदु लगा दूं यानी कोलन का साइन लगा दूं, तो इसको हम पढ़ेंगे ए अनुपात बी, जिसमें ये जो पहला पद होता है इसको कहा जाता है पूर्व पद, इसको कहा जाता है पूर्व पद, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंटीसीडेंट। और ये जो दूसरा पद है इसको कहा जाता है उत्तर पद, इसको कहा जाता है उत्तर पद, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्सिक्वेंट। और एक बात याद रखना, बी जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर रेशियो को दूसरा तरीका कौन सा रिप्रेजेंट करने का? दूसरा तरीका है, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर दो क्वांटिटी दिया है, एक क्वांटिटी ए और एक क्वांटिटी बी, दो क्वांटिटी दिया है तो इसको हमें रेशियो में लिखना रहेगा। तब कैसे लिखेंगे? तब हम इसको लिखेंगे ए रेशियो बी को ए बाई बी। अब तीसरा तरीका है वर्ड्स के फॉर्म में, तीसरा तरीका है वर्ड्स के फॉर्म में, मतलब शब्दों के रूप में। शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे? अगर दो क्वांटिटी दिया है, एक क्वांटिटी ए और एक क्वांटिटी बी, तो हम लिखेंगे इसको
ए टू बी, ए का बी से अनुपात। क्लियर है? ठीक। अब देखते हैं अनुपात की शर्तें या विशेषताएं। अनुपात की शर्तें क्या होती है? तो पहली शर्त है सेम क्वांटिटी। पहली शर्त है सेम क्वांटिटीज, यानी कि सजाती राशि। राशि कौन सी होती है? सजाती राशि होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी मतलब आप कभी भी 1 किलोमीटर दूरी का 5 केजी वजन के साथ अनुपात नहीं निकाल सकते, ये हो जाएगा गलत। आप किसी राशि का अनुपात तभी निकाल सकते हो जब वो सेम क्वांटिटी हो, यानी कि अगर वजन दिया है तो दूसरा भी क्वांटिटी क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। अगर पहला क्वांटिटी धुरी दिया है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? धुरी होनी चाहिए। इसी तरह अगर समय दिया है एक क्वांटिटी तो दूसरी क्वांटिटी भी समय होनी चाहिए, तभी आप उसका अनुपात निकाल पाओगे। दूसरी शर्त क्या है? सेम क्वांटिटी के बाद दूसरी शर्त है सेम यूनिट, मतलब समान इकाई। इकाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखो, अगर क्वांटिटी सेम दे भी दिए है तो भी आप उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। आपको अनुपात निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? क्वांटिटी सेम होने के साथ साथ उसकी इकाई भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं आपको 500 ग्राम का अनुपात 1 किलोग्राम के साथ निकालो, तो ये सही होगा क्या? नहीं होगा, गलत होगा। क्योंकि देखो इसमें क्वांटिटी तो सेम है, दोनों सॉरी क्वांटिटी तो सेम है। क्वांटिटी किसकी है? इसकी वजन की। वजन की क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन क्या इसका जो यूनिट है सेम है? क्या नहीं है। यहाँ पास क्या दिया है? ग्राम दिया है, और यहाँ पास क्या दिया है? यहाँ पास दिया है किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, जब क्वांटिटी सेम ना हो तो उसकी क्वांटिटी सॉरी जब क्वांटिटी सेम हो लेकिन उसकी यूनिट सेम ना हो तो हम क्या करेंगे? यूनिट को सेम करेंगे। तो यूनिट को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा, और 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमने दो चीज समझा। पहला तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि राशियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर धुरी की बात हो रही है तो दूसरी राशि भी धुरी होनी चाहिए। अगर वजन की बात हो रही है तो दूसरी राशि भी वजन होनी चाहिए। अगर समय की बात हो रही है तो दूसरी राशि भी समय होनी चाहिए। आप कभी भी वजन की तुलना धुरी से नहीं कर पाओगे, और समय की तुलना धुरी से नहीं कर पाओगे। और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज, जो रेशियो होता है वो इकाई रहित होता है। इसकी अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती। इसकी अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती। क्योंकि क्यों इसकी यूनिट नहीं होती? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, 500 ग्राम का अनुपात हम 1000 ग्राम के साथ निकाल रहे हैं, तो ग्राम का ग्राम कैंसिल हो जाएगा, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अनुपात कितना था? 5 1 जा और 5 2 जा, तो इसका अनुपात क्या था? 1:2। इसका अनुपात क्या था? 1:2, क्योंकि ग्राम का ग्राम के साथ कैंसिल हो गया। इसी का इसकी कोई अपनी इकाई नहीं होती, ये एक प्योर नंबर होता है। ये तीन चीज याद रखना आप हमेशा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं अनुपात के गुण। अनुपात की एक और मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है। अगर अनुपात के दोनों पदों को, दोनों पद कहने का मतलब है ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद, या फिर पहला पद और उत्तर पद को अशून्य संख्या से गुना या भाग करने पर उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होती। जब भी कोई भी अनुपात है, कोई भी अनुपात है, मान लो एक अनुपात ले लेते हैं, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:5, ऐसा ले लूं। अगर इसके उत्तर पद यानी कि अंश और हर को सेम संख्या से गुना करूं, दो को गुना कर देता हूं 4 से, और 5 को गुना कर देता हूं 4 से। सेम संख्या से उत्तर पद और पूर्व पद को गुना किए तो इसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस आता है क्या? देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? 8, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा जी? फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 5 6 20, तो हमारा अनुपात फिर से वही आ गया। इसका वैल्यू में कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी तरह अगर ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:5 दिया है, इसको किसी एक संख्या से भाग दे, देखो मान लो मैं इसको एक संख्या कौन सी 4 से भाग दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ए बाई बी इज इक्वल टू 2/4 और 5/4। तो 4 का 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? 2/5, यानी कि 2:5। कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं हुआ।
तो अनुपात के दोनों पदों को किसी अशून्य संख्या, याद रखना क्या है, अशून्य संख्या, संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, उससे गुना करेंगे तो उसका अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जोड़ोगे या घटाओगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 2:5 है, इसको मान लो 5 से जोड़ूंगा, इसको भी मैं सेम संख्या 5 से जोड़ता हूँ, तब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7/10। तो वैल्यू चेंज हुई ना, क्योंकि पहले कितना था 2/5 था, अब कितना आ रहा है 7/10। तो किसी भी रेशियो पे जोड़ या घटाव करने पर उसका मान जो है परिवर्तन होता है, लेकिन उस संख्या को किसी, अब देखते हैं टाइप ऑफ रेशियो। अब देखते हैं टाइप ऑफ रेशियो। अगर मैं रेशियो के टाइप की बात करूं तो टोटल 6 टाइप के रेशियो होते हैं। पहला है इनवर्स रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है विलोमानुपात। दूसरा होता है डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्गानुपात। और तीसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, सॉरी, हिंदी में कहा जाता है वर्गमूलानुपात। फिर है ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर कंपाउंड रेशियो, छठवां नंबर का है सिंपल रेशियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो में होता क्या है, यदि आपको कोई रेशियो दिया है ए रेशियो बी और पूछे इसका इनवर्स रेशियो होता क्या है, तो आप बोलोगे इसका इनवर्स रेशियो 1/a रेशियो 1/b होगा। उसी तरह का अगर आपको दिया रहेगा रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, 3 रेशियो दिया है, तब इसका इनवर्स रेशियो क्या होता है, तो आप बताओगे a/1 रेशियो, a/b रेशियो एंड a/c रेशियो। अगर आपको कोई रेशियो दे दिया 3 रेशियो 4 रेशियो 5 और इसका इनवर्स रेशियो पूछे तब आप कैसे बताओगे, तो इसका इनवर्स रेशियो होगा 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो एंड 1/5 रेशियो, यही होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर का है डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग अनुपात। जैसे कि नाम से पता है, यदि किसी रेशियो को उसी रेशियो के साथ गुना किया जाता है या किसी रेशियो का स्क्वायर निकाला जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्गानुपात या फिर डुप्लीकेट रेशियो। यदि आपको कोई रेशियो दे दिया है ए रेशियो बी, अगर आपको पूछे इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप बताओगे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अगर आपको कोई रेशियो दे दे 2:5, इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तब आप क्या बताओगे, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 to the power 2 रेशियो 5 to the power 2 इज इक्वल टू 4:25। उसके बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूलानुपात। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यदि कोई रेशियो दिया गया हो और उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर आपको कोई दे दिया है ए रेशियो बी, ऐसा दे दिया है और पूछेगा इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप बताओगे अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी, स्क्वायर रूट ए रेशियो स्क्वायर रेट बी। अगर आपको कोई रेशियो दे दिया है 25:16 और पूछेगा इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या होगा स्क्वायर रूट 25 रेशियो स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 5:4। फिर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जब किसी रेशियो का जब किसी रेशियो का जब किसी रेशियो का आप घन निकालोगे तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। यदि आपको रेशियो दे दिया है ए रेशियो बी और इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने बोलेगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने बोलेगा तब क्या होगा, हम इसका घन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, यही होगा। यदि मैं आपको बोल दूं 2:3 इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप क्या निकालोगे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, आप लिखोगे 2 to the power 3 रेशियो 3 to the power 3, ये हो जाएगा 8:27। फिर चौथा नंबर का है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है घन मूलानुपात। जब आपको किसी भी रेशियो का घन मूलानुपात निकालने बोलेगा तो जो रेशियो दिया रहेगा उसका आप क्यूब रूट निकाल देना। यदि अगर आपको कोई दिया है रेशियो ए रेशियो बी और इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने बोलेगा, सब ट्रिप्लीकेट
रेशियो निकालने बोलेगा तब कैसे निकालोगे? हमको पता है कि जब किसी भी रेशियो का सब डुप्लीकेट निकालना रहता है तो हम उसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी, यही होगा। यदि मैं यहाँ पर दे दूँ आपको 8:27 और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने बोलूँगा तो आप निकालोगे क्यूब रूट 8 क्यूब रूट 27 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:3। अब अब देखते हैं मिश्र अनुपात क्या होता है। मिश्र अनुपात, यदि आपको दो या दो से अधिक अनुपात दिया रहे और सभी अनुपातों के पूर्व पदों का गुना एक साथ करोगे और उत्तर पदों का गुना एक साथ करोगे, उसके बाद जो आपको नया अनुपात मिलेगा उसी को हम मिश्र अनुपात कहते हैं। अगर मैं दो अनुपात देता हूँ आपको, यदि एक अनुपात दे देता हूँ ए अनुपात बी, दूसरा अनुपात दे देता हूँ सी अनुपात डी, तो इसका मिश्र अनुपात कैसा होगा? इसका मिश्र अनुपात होगा मिश्र अनुपात। इसका मिश्र अनुपात के लिए क्या बताया कि उसके पूर्व पदों का गुना एक साथ करोगे, तो पूर्व पद क्या है ए इंटू सी। उसके बाद उत्तर पदों का गुना एक साथ करोगे तो उत्तर पद क्या है बी और डी, तो हम अनुपात लिख के बी इंटू डी करेंगे, यही क्या है मिश्र अनुपात है। उसी तरह एक संख्या और दे देता हूँ, अगर आपको दे दूं मैं ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और तीसरा रेशियो दे देते हम ई रेशियो ए, इसका मिश्र अनुपात पूछेगा, इसका मिश्र अनुपात पूछेगा, तब कैसे निकालोगे? सभी के उत्तर पदों का गुना एक साथ करोगे और पूर्व पदों का गुना एक साथ करोगे। तो पूर्व पद कौन सा है ए सी और ई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू सी इंटू ई। उसके बाद रेशियो बनाएंगे, उसके बाद उत्तर पदों का गुना एक साथ करेंगे, तो उत्तर पद कौन सा है बी का गुना डी के साथ और डी का गुना एफ के साथ, तो क्या हो जाएगा ये बी इंटू डी इंटू एफ, यही हमारा मिश्र अनुपात होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं सिंपल रेशियो यानी कि सरल अनुपात क्या होता है। सरल अनुपात क्या होता है, तो देखो यदि मैं लिख दूं 2:3 तो ये होगा सरल अनुपात। क्यों होगा सरल अनुपात? दो ऐसा रेशियो जिसके उत्तर पद और पूर्व पद का एचसीएफ 1 हो उसको हम सरल अनुपात कहते हैं। अगर मैं लिख दूं 15:10 तो ये सरल अनुपात होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा 5 × 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 5 है, तो ये सरल अनुपात नहीं होगा। सरल अनुपात होने के लिए क्या शर्त होती है कि जो उत्तर पद है जो पूर्व पद है और उत्तर पद, ये हमारा पूर्व पद और ये उत्तर पद दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर एचसीएफ 1 नहीं हो रहा है तो सरल अनुपात नहीं होगा। सरल अनुपात तभी होगा जब उसके पूर्व पद और उत्तर पद का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो 2/3 ये सरल अनुपात है, लेकिन 15/10 सरल अनुपात नहीं है। क्लियर है? ठीक, अब देखते हैं दूसरा, अनुपातों का वर्गीकरण। अनुपातों का वर्गीकरण किसके आधार पर? जो रेशियो दिया रहेगा ए रेशियो बी, उसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को कंपेयर करने के आधार पर। यदि हमको रेशियो दिया है ए रेशियो बी, उसमें ए और बी की तुलना के आधार पर अनुपातों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है दीर्घ अनुपात। यदि आपको रेशियो दिया है, मान लो रेशियो दे दिया है ए रेशियो बी, ऐसा दिया है, यदि ए ग्रेटर देन बी यानी कि पूर्व पद उत्तर पद से बड़ा हो, तब उस अनुपात को कहा जाता है दीर्घ अनुपात। तब उस अनुपात को कहा जाता है दीर्घ अनुपात। इसमें ए हमेशा बी से बड़ा होगा, यानी कि पूर्व पद उत्तर पद से बड़ा होगा। पूर्व पद ग्रेटर देन उत्तर पद, तब हम दीर्घ अनुपात कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, यदि 5:3 लिखूं तो यहाँ पास पूर्व पद बड़ा है किससे? 3 से, तो ये कहलाएगा दीर्घ अनुपात। और इसमें याद रखना हमेशा a/b ग्रेटर देन 1, हमेशा a/b की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। उसके बाद है लघु अनुपात। यदि आपको यदि आपको अनुपात दे दिया रहे a रेशियो b, ऐसा दिया है, यदि a की वैल्यू b से कम हो यानी कि पूर्व पद की वैल्यू
उत्तर पद से छोटा हो, पूर्व पद उत्तर पद से छोटा हो, तब हम उसको कहते हैं लघु अनुपात, रेशियो लेजर इनइक्वलिटी, लघु अनुपात कहेंगे। और लघु अनुपात की वैल्यू यानी कि ए बाई बी की वैल्यू हमेशा लेस देन वन, ए बाई बी लेस देन वन, ए बाई बी की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, अगर मैं 5:6 बोलूं तो इसमें आप देखोगे जो 5 है 6 से छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लघु अनुपात हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, लघु अनुपात कहलाएगा। उसका तीसरा होता है सम अनुपात। सम अनुपात किसको बोलते हैं, यदि आपको रेशियो दिया ए रेशियो बी ऐसा दिया है, तो हमेशा ए इज इक्वल टू बी होगा, यानी कि पूर्व पद बराबर होगा उत्तर पद के, तब हम उसको बोलेंगे सम अनुपात, रेशियो ऑफ इक्विलिटी, ये बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यदि 5:5 लिख दूं, 5:5 लिख दूं तो क्या हो जाएगा हमारा सम अनुपात। उसी तरह 1:1 लिख दूं, ये भी क्या है, सम अनुपात है। और हमेशा याद रखना ए बाई बी की वैल्यू हमेशा एक के बराबर होगी, ए बाई बी की वैल्यू हमेशा एक के बराबर होगी। जब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू बी। ये हो गया हमारा अनुपातों का वर्गीकरण। अब हमने अनुपातों की सारी श्रेणी पढ़ ली, अनुपात क्या होता है, अनुपात कितने टाइप के होते हैं, अनुपात की प्रॉपर्टी क्या होती है, अनुपात की शर्तें क्या होती है, और अनुपातों का वर्गीकरण हमने देख लिया। देखो, आपको इस वीडियो में जो भी कमी लगी हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, या फिर इस वीडियो में मेरा साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर मेरा समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, उसके बारे में जरूर आप लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।